नमस्कार। तो मैं फिजियो के बारे में गाइड करूँगा जो आपका आने वाला टेस्ट है, तो उसके बारे में आपको बताऊँगा कौन-कौन सी चीज़ें आपको करनी है। अफसर अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, आई होप सो यू ऑल आर फाइन। मैं आपको आज ब्लड का बताऊंगी जो कि हम लोग निम से करेंगे। आपकी मर्जी है कि आप जहाँ से भी करो, आप हम लोग सारे आपको गाइड करेंगे और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आप पूछ सकते हैं। जी मरियम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, माय नेम इज मरियम अजहर। आप लोग मेरे से नर्व एंड मसल फिजियोलॉजी या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वी विल ट्राई टू गिव आवर बेस्ट। सुलेमान या सामा जाएंगे हमना। बाकी किसी ने नहीं किया। मेरा नाम राव शहरोज, मैं सेकेंड ईयर से हूँ। मैं आप लोगों से बताऊंगा आपको उसका एम्ब्रियो का कि आप लोगों ने कैसे करनी है, और बाकी आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे जनरल क्वेश्चंस वो हम लोग डिस्कस करेंगे। परेशान नहीं होना, बिल्कुल फ्री होकर क्वेश्चंस करने हैं। सब छोटे बहन भाइयों की तरह हो, कोई सीनियर जूनियर वाली बात नहीं, या कि हम लोग कोई लेक्चर वाली बात है, कोई सख्ती है। बस किसी ने कोई शरारत नहीं करनी, वरना उसका ज़रा मैं अच्छे से हिसाब लूँगा कॉलेज ओपन होने पर। बाकी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो ईजी होकर। और अगर कोई पीछे से शोर आए मेरी तरफ से तो उसके लिए माजरत। ये एक थोड़ा सा है। किधर से स्टार्ट करें, फिजियो स्टार्ट करें या एम्ब्रियोलॉजी? फिजियो स्टार्ट कर ले भाई पहले। फिजियो। अफसा गाइड कीजिएगा फिर इनको नेट से ब्लड का। यस ओके फर्स्ट ईयर, हम लोग ना पहले ब्लड स्टार्ट करती हैं, ठीक है। ब्लड का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने ब्लड छोड़ना नहीं है, आपने सारा करना है, ठीक है। एक ब्लड, नर्व एंड मसल, सेल्स, ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये आप बाद में पढ़ेंगे। ये ना आप लोगों ने छोड़ने नहीं है, इनसे ना आपके नंबर वैसे ही आ जाने। और ये बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं। अगर मैं हमें बात करूं सर्कुलेशन की, आगे जाके रेस्पिरेशन की, तो ये थोड़े से टफ हो जाते हैं। तो आप लोग कोशिश करो ये फर्स्ट स्टार्ट वाले चैप्टर है ना, इन पे अपनी ग्रिप बनाओ, इनको बहुत अच्छा करो ताकि आपके एमसीक्यूज एससीक्यूज सारे हो जाएं। अच्छा एक और बात मैं बताऊं, यहाँ पे ना 45 मार्क्स के एससीक्यूज आने हैं और 45 मार्क्स के ही एमसीक्यूज आने हैं। आपने ये नहीं करना कि जी मैं एससीक्यू ही प्रिपेयर करूंगा तो एमसीक्यू हो जाएंगे मेरे ऊपर ऊपर से। नो, आपने ये नहीं करना। आपने चैप्टर पूरा पढ़ना है। जितनी मेहनत आपने एससीक्यू के लिए करनी है उतनी ही एमसीक्यू के लिए करनी है। अगर आप एससीक्यू के मार्क्स ले जाएंगे फिर एमसीक्यू में लूज कर पाएंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने सारा चैप्टर कवर करना, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना उनको तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो जो है ना ग्रुप में मैंने पीडीएफ शेयर की है निम्स का, ब्लड फिजियोलॉजी का, आप वो खोलें साथ साथ और हम लोग वो करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ब्लड। ब्लड का सबसे पहले जो टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ द ब्लड। ये आपको पता ही होंगे, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस रीड आउट करने के कौन कौन से फंक्शंस हैं, हेडिंग्स जो हैं वो आप कर लें। उसके बाद हमारे पास आती है कॉम्पोजिशन ऑफ द ब्लड। कॉम्पोजिशन में आप लोगों ने करना है कि इसमें है क्या, लिक्विड प्लाज्मा होते हैं, सेल्स होती हैं, उनकी कंसंट्रेशन याद करनी है कि 52 से 55% लिक्विड प्लाज्मा होता है और जो सेल होते हैं वो 45 से 48। अब नीचे जो प्लाज्मा के अंदर जो होती हैं सॉलिड, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ऑर्गेनिक कंपोनेंट, इनके नाम याद करने बट कंसंट्रेशन याद नहीं करें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ये आपको याद नहीं रहना, ये बहुत ज्यादा है। तो आप लोगों ने क्या करना है, फंक्शन ऑफ द ब्लड में सिर्फ वो जो हेडिंग मेंशन है 10 हेडिंग्स हैं आप वो कर लें। उसके बाद आप लोग साथ साथ ना जो पीडीएफ है वो खोल लें ताकि आपको समझ आ जाए जो मैं बोल रही हूँ। उसके बाद कॉम्पोजिशन ऑफ द ब्लड है, उसमें आपने सिर्फ नेम्स याद करने कौन कौन से हैं और कंसंट्रेशन याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स। इसके भी आपने जो 10 हेडिंग्स हैं बस वो याद कर लें।
और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। देन हमारे पास आता है नेक्स्ट है इथ्रोपोइसिस। ये फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों ने करना है, इथ्रोपोइसिस। इसको आप लोगों ने सारा ही याद करना है कि पहले क्या बनता है, फिर कहाँ जाता है, कैसे बनता है, ये जो है रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज कैसे बनते हैं, ये आपने याद करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन भी है और ये इंपॉर्टेंट एससीक्यू भी है। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने ब्लड का करना है, इथ्रोपोइसिस। आप लोग निम्स से भी कर सकते हो और आप लोग गाइटर से भी कर सकते हो। निम्स और गाइटर में फर्क ये कि ना निम्स में हेडिंग के साथ लिखा हुआ है और हेडिंग्स बना के और ना बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ दिया हुआ है, तो वो ना याद करने में इजी होता है और समझ भी आ जाता है। गाइटर में ये है कि वो एक हेडिंग दी हुई है और उसके अंदर ही सारा लिखा हुआ है। तो जो निम्स में टू द पॉइंट पे लिखा हुआ है, गाइटर में थोड़ी सी बातें हैं जो फजूल लगती हैं हमें, वो हम नहीं ना करना चाहते, तो हम लोग छोड़ देते हैं। तो आपकी मर्जी है कि आप जहां मर्जी से करो। उसके बाद हमारे पास इथ्रोपोइसिस हो गया। ये हेडिंग के साथ करना है कि पहले क्या बनता है, प्रोइथ्रोब्लास्ट बनता है, देन हमारे पास नॉर्मोब्लास्ट है, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, एंड देन हमारे पास ऑर्थोक्रोमैटिक। और जो है ये स्टेजेस आपने याद करनी है, सही प्रॉपर याद करनी है। उसके बाद हमारे पास आता है रोल ऑफ इथ्रोपोइटिन। ये भी आपने करना है, इथ्रोपोइटिन का रोल कि कहाँ पे फॉर्म होता है, कौन से फैक्टर इनको सिक्रीट करती हैं, ये आपने करना है। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारे पास वो आ जाता है कि हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन कैसे होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन कैसी होती है। आप लोग गाइडर में देखोगे या न्यूज़ में देखोगे तो एक ना फ्लो चार्ट बनना होगा, आप बस वो याद कर लें तो आपका वो जो पूरा टॉपिक है वो कवर हो जाएगा कि एस्टिक एसिड मिलके क्या बनाते हैं, सक्सिनाइल CoA और सक्सिनाइल CoA ग्लाइसिन के साथ मिलके पायरोल बनाती हैं। ये जो है गाइडर में मेंशन है, आप ये कर लें। उसके बाद टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बायोकेमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है और ये फिजियोलॉजी का भी क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कितनी टाइप्स होती हैं, तो ये आपने जरूर करना है। ये टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपने जो करना है, अच्छा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास एनीमिया आता है। एनीमिया बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको जो है ना वाइवा में हर टीचर इसको टच करता है। एनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो है ना 4 टाइप्स हैं, ठीक है, नेम से भी लिखी हुई है और साथ साथ हमारे पास गाइडेंस फिजियोलॉजी में भी लिखी हुई है। आपने ये अच्छे से करना है कि जो है हमारे पास हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया में क्या होता है, एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, मैकुलोप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, हीमोलिटिक एनीमिया, ये इसकी 4 टाइप्स हैं जो हम लोगों ने पढ़ी थी जो है एनीमिया के टॉपिक में। ये आपने बहुत अच्छे से कवर करना है। ये थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड का जो मोस्टली पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग करेंगे इफेक्ट्स ऑफ एनीमिया। ये रीड कर लो कि एनीमिया के बॉडी में क्या इफेक्ट्स हैं, तो वो हो जाएगा। आप बस ये रीड कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, इतना नहीं है बट जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका एनीमिया है, एनीमिया और उसकी टाइप्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉलीसाइथीमिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास पॉलीसाइथीमिया 2 टाइप्स की होती है, एक सेकेंडरी होती है और क्या है, किसको इश्यू है बोले। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों जिनके जो कर रहे हैं ना निम से, ये ब्लड फिजियोलॉजी जो निम से कर रहे हैं, अपने बुक साथ रखें, जो जो ये टॉपिक्स बताते करते रहें, स्टार बना लें या वैसे उसके साथ इम्पोर्टेंट मतलब लिख लें ताकि बाद में आपको आसानी हो। ऐसे ये ना करें कि इधर से सुन लें बाद में आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा। जो लोग निम से कर रहे हैं वो अपनी बुक साथ रखें और उसको मार्क करते हैं। हफ्सा अगर गाइडन से कर लें सारा, कोई मसला? हाँ कोई मसला नहीं है। गाइडन में भी वही टॉपिक्स है, निम में भी वही टॉपिक्स हैं। गाइडन से भी कर सकते हो। ये जो निम से कर रहे हैं पहले उनके लिए गाइड है, जो बाद में गाइडन वाले उनको गाइडन से कर बता दिया जाएगा उसका। अच्छा, ये आयरन मेटाबॉलिज्म नहीं करना है? नहीं आयरन मेटाबॉलिज्म आप रीड आउट कर लेंगे, तो इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब जो इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स है ना उनको आपने रट्टा मारना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब ये कि आपने उसमें से कोई कसर नहीं छोड़नी। आपने A to Z जैसे एफएससी में नहीं करते थे कि ये चैप्टर हमने बहुत अच्छा तैयार करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक का मतलब ये है, और जो रीड आउट करने का मतलब ये आपने उसके कॉन्सेप्ट लेना है कि इसके अंदर लिखा क्या है, क्या मतलब है, ठीक है, आगे समझ। अब ये जो पॉलीसाइथीमिया एमसीक्यूज का बताया आपने, कहा ना कि उन पे स्पेशल अटेंशन दे, तो किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं? एमसीक्यूज देखो बुक के अंदर से ही आती हैं, गाइडलाइन की लाइन से ही आती हैं।
बहुत इजी आते हैं। लाइक वो लोग ये जो है ना, आप पास्ट एमसीक्यूज देखेंगे ना तो बहुत ही इजी होते हैं। लाइक मैं आपको बताती हूँ, पेपर में आ सकता है कि जो है 269 COA और 2 ग्लाइसिन मिलकर क्या बना सकते हैं, तो पायरोल। तो फिजियो की लाइंस ही होती है मोस्टली, जो गाइटिन की लाइंस है वो उठा के दी होती है। इजी होते हैं एमसीक्यूज, इतने टफ नहीं होते। ब्लड के जो आपको निम्स और गाइडन की लाइंस एक ही होंगी, मतलब इनमें डिफरेंस तो नहीं होगा? नहीं, देखो निम्स की लाइंस और जो गाइटिन की लाइंस है वो दोनों सेम है। फर्क ये कि ना निम्स वालों ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, मतलब प्रेजेंटेशन के साथ डायग्राम्स बना के, फ्लो चार्ट बना के और डिफरेंसेस के टेबल्स बना के, इस तरह ना वो इजी हो जाता है याद करने के लिए। गाइटन और इसमें दोनों एक ही लिखा हुआ है, एक ही बात है। अच्छा बात सुनो, जो ब्लड के एमसीक्यूज आते हैं ना वो बहुत इजी आते हैं। ब्लड के एमसीक्यूज जो क्लिनिकल सिनेरियोज भी आएंगे ना, या आप लोगों को एक एनीमिया से आएगा, या आप लोग पढ़ोगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस, उस वाले टॉपिक में से आपको एक क्लिनिकल सिनेरियो आ सकता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। ब्लड के एमसीक्यूज बहुत इजी आते हैं। अगर आप लोग गाइटन से कर रहे हो या निम से कर रहे हो, तो अगर आप लोगों ने वो अच्छे से किया हुआ है तो आप लोगों के एमसीक्यूज मिस नहीं होंगे। लेकिन ये नहीं करना कि आप लोग ब्लड फिर दौस से करो। काफी लोग कहेंगे कि ब्लड फिर दौस से कर लो, लेकिन नहीं, इसमें से 10 एमसीक्यूज हैं, ब्लड में से 2 एससीक्यूज हैं और 9 एमसीक्यूज हैं। तो आपके 19 मार्क्स इधर से कवर हो सकते हैं अगर आप ये लोग अगर अच्छे से करो ये सब। तो आपने कोशिश करनी है कि गाइटन या निम्स दोनों में से किसी एक बुक से अच्छे से ब्लड करना है। आप लोगों के एमसीक्यूज और एससीक्यूज दोनों कवर हो जाएंगे। हाँ, ये और एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि जो नर्व एंड मसल्स और जो ब्लड के स्टार्टिंग वाले जो चैप्टर है ना, आप प्लीज ये गाइडेंस से करें, आप फिर दौर पे पहले ना जाएं। जो लास्ट वाले सर्कुलेशन रेस्पिरेशन वो थोड़े से टफ होते हैं, तो उन पे मैं कहूंगी कि अगर आप लोग करना चाहते तो कर सकते हैं। बट जो ब्लड है और जो नर्व एंड मसल्स हैं इनको आप गाइडेंस से ही करें, क्योंकि फिर दौर एससीक्यू करवा देगी आपसे, फिर दौर इजीली एससीक्यू करवा देती है, लेकिन एमसीक्यूज में फंस जाते हैं बच्चे। तो आप लोगों ने इक्वल मार्क्स है ना, एसक्यू के भी इक्वल हैं और एमसीक्यू के भी इक्वल मार्क्स हैं। तो आप गाइडन को सर्च करें और गाइडन ही पढ़ें। जो फर्स्ट जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ब्लड, नर्व, मसल्स, ये वाले जो है ना, ये गाइडन से ही करें। इनसे आपके मार्क्स इजीली आ जाएंगे और इजी होते हैं। एमसीक्यूज एसक्यूज सारे इजी होते हैं। और कोई क्वेश्चन? नो मैम, अगले चैप्टर और ये क्वेश्चन था, ये एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए मतलब कोई बुक वगैरह है या इसे कैसे प्रैक्टिस किया जाए इन्हें? एमसीक्यूज के लिए मैं देखती हूँ अगर मेरे पास कोई पीडीएफ है। हाँ मेरे पास है, मेरे पास ना पास्ट एससीक्यू और एमसीक्यू का पीडीएफ है। मैं ना अभी ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। जब आप ब्लड का पूरा चैप्टर कर लें तो आप एमसीक्यूज गो थ्रू करें तो आपको पता लगेगा कि इजी ही आते हैं। मेरे पास है, मैं ना शेयर कर देती हूँ ग्रुप में। अच्छा, एक बुक है की टू यूएचएस एमसीक्यूज हाँ, की टू यूएचएस, वही वो स्पेशल बुक होती है एमसीक्यूज के लिए। उसमें पास्ट एमसीक्यूज दिए होते हैं, तो आप लोगों ने वो लाजमी सबने करना। हाँ, वो लाजमी उधर से ना जो भी चैप्टर करो, जो भी टॉपिक करो, उसके बाद साथ ही ना उसके एमसीक्यूज उधर से लाजमी किया करो। ठीक हो गया। जो बाकी पूरा जी भाई वो बुक का नाम दोबारा बता दें। की टू यूएचएस मैं चैट बॉक्स में लिख देता हूँ, देख लेना। और ये तो आपने मार्क कराए, इसके अलावा बाकी चैप्टर को एक रीड दे दें बस। हाँ, उनको रीड दे दो, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। चले शुक्रिया। और कोई क्वेश्चन पूछते हैं? नो मैम, हर चैप्टर के एंड पे पूछ लेंगे। हाँ ये हाँ पूछो पूछो। आगे ये जो हमने तो ये सीबीसी वगैरह होती है, इनमें ये टेस्ट भी तो होता है ना, इसी चैप्टर से है ना ये वाला भी, एनीमिया वाले चैप्टर से। क्या हुआ, दोबारा बोले, आवाज कट रही थी आपकी। मैंने कहा ये जो सीबीसी वगैरह होती हैं, तो ये वाला भी तो हमने एनीमिया वाले चैप्टर से ही किया है ना? हाँ, ये एनीमिया कहीं से करना होगा। नहीं, आपने जो एनीमिया का चैप्टर है वो गाइडन या निम से ही करना है। वो 4 टाइप्स ऑफ एनीमिया हैं, वो छोटे छोटे पैराग्राफ हैं, अपने पास वो याद करने हैं। कोई नहीं याद ले आओ ना। ये किसका माइक ऑन है, ऑफ कर दें। और जो है ना एनीमिया की जो सिनेरियो क्वेश्चन है वो भी मैं शेयर कर देती हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे सिनेरियोज आते हैं।
अच्छा आप एक बात पूछनी है कि जिससे एनाटॉमी की शॉर्ट वीडियोस होती हैं तो हम वो देखते हैं हमें समझ आ जाता है, तो इस तरह फिजियो की कोई शॉर्ट वीडियोस होती हैं यूट्यूब पे, अगर जैसे एनीमिया का हाँ टॉपिक है। नहीं समझ आ रहा तो हम जल्दी समझते हैं? हाँ क्योंकि YouTube डॉक्टर पे। नजीब के लेक्चर्स बहुत लंबे हैं, वो उन्हें बहुत टाइम लगता है। हाँ हाँ, आप लोग ना YouTube पे जाओ, आप लोग चैनल सर्च करो, जो आपको अच्छी लगे आप देख सकते हो, अपने मैं दो कॉन्सेप्ट तीन क्लियर कर channels लो। बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, एक है थैंक्स। ब्रेनलेस मेडिकल्स। रिपीट कर दे दोबारा। मैं 2-3 चैनल्स बता रहा हूँ, इनको सब्सक्राइब कर लें। एक है ब्रेनलेस मेडिकल्स, एक है ये सेल्फलेस मेडिकल्स, उधर से बहुत शॉर्ट वीडियोस हैं। सेल्फलेस मेडिकल्स वाली आंटी आप लोगों ने लाजमी सुनना, सारी फिजियो आपकी वही करवा देंगी, बुक करने की भी ज़रूरत नहीं है। बाइटनी ऑफ फिरदौस, अगर सिर्फ वीडियोस देख लोगे। अच्छा भाई उसके चैट बाद बॉक्स लिखते हैं। अच्छा मैं तीनों ये ना लिख देता हूँ चैट बॉक्स में, ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा बाद में। चलो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करें। जी 1 मिनट हफ्सा। ओके ओके। अच्छा ये बच्चों आप लोगों के ना हाजी भाई आ चुके हैं, इनको वेलकम करें जरा अच्छे से। अस्सलाम हाजी भाई। अस्सलाम वालेकुम हाजी भाई। वेलकम हाजी भाई। वेलकम हाजी भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो भैया? अल्हम्दुलिल्लाह हाजी भाई। भाई सुनाओ। ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। चलो चलो सुनो यार, अच्छी बात बता रहे हैं सारे, सुनो इनकी बात लोगों से। ये शरोज भाई कंटिन्यू करें प्लीज। हफ्सा ये एक क्वेश्चन ओके हम लोग ये जो एनीमिया वाला टॉपिक है, ये जो टेबल बना हाँ, होगा हाँ, वो हाँ। उधर से करना है, ये इधर गाइडेंस से भी करना है, उधर से भी करना है? कौन सा वाला टेबल एनीमिया का? एनीमिया की टाइप्स वाला जो आया था ग्रुप में। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वो आप निम से भी कर लो, आप गाइडेंस से भी कर लो, एक ही बात है, दोनों में सेम ही लिखा हुआ है। और ये MCV MCHC वो वाला? वो मैं बताती हूँ, वो आगे आ रहा है, वो मैं बताती हूँ। सही हो गया शरोज भाई। हफ्सा है मीटिंग में? हाँ हूँ, कंटिन्यू करूँ? हाँ आप कंटिन्यू। अच्छा फर्स्ट ईयर देखो, हमारे पास जो SCQ का जो पेपर है ना, उसमें टोटल 9 SCQs होते हैं, ठीक है? टोटल 9 SCQs होते हैं, ये सुन लो पहले, आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हो। 9 SCQ होते हैं और एक SCQ के जो मार्क्स होते हैं वो 5 मार्क्स का होता है, ठीक है? यहाँ पे कोई शॉर्ट क्वेश्चन कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होता। अब वो जो 5 मार्क्स का जो SCQ होता है ना, उसके आगे से फर्दर पार्ट्स होते हैं, पार्ट A B C D E जितने भी हो। तो कोई क्वेश्चन 0.5 का होता है, कोई 2 मार्क्स का होता है, कोई 1 मार्क्स का होता है, कोई 4 मार्क्स का होता है। तो पेपर वो जो होता है ना, वो छोटा सा ही होता है। यहाँ पे वो जो FSC वाले लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं होती है, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, छोटी छोटी चीजें पूछ लें, डेफिनेशंस पूछ लेंगे, जो है जैसे लाइंस ऑफ डिफेंसेस हैं वो हमसे पूछे गए थे, फंक्शंस पूछते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें पूछते हैं। तो आप अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छे से कवर करोगे ना, तो आपके SQs हो जाते हैं। ओके ये जो गाइडन है ना, ये इसी तरह जैसे एक तालाब है, और तालाब में से आपने मछलियां पकड़नी है, यानी मेन पॉइंट्स आपने इसमें से गेट करनी है, और बाकी सारा जैसे पानी है वो आपकी समझ के लिए, वो मछलियों को जिंदा रखने के लिए। कंसेप्ट अच्छा है भाई, शुक्रिया। तो कंटिन्यू करें हम लोग आगे? जी जी बिल्कुल। ओके तो हम लोग यहाँ पे आए थे पॉलीसाइथीमिया में, ठीक है? पॉलीसाइथीमिया का ना निम्स में एक बहुत अच्छा टेबल बना हुआ है, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया और प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया को। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग ना इसको बस पढ़ लो, ठीक है? कि प्राइमरी में क्या होता है और सेकेंडरी में क्या होता है। अगर आप सेकेंडरी करते हैं तो प्राइमरी उसको ऑपोजिट कर दो तो वो भी हो जाएगा, और इफेक्ट्स भी रीड कर लो, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है ना, ये ब्लड इंडेक्सेस, ये आपने बहुत अच्छे से करनी है। जैसे CBC है हमारे पास, हीमोग्लोबिन लेवल है, PCV, MCV और MCH, ये आपने इनका जो है फॉर्मूला याद करना है, और इनकी जो नॉर्मल वैल्यूज हैं, ठीक है? जैसे हमारे पास MCV की जो नॉर्मल रेंज है वो 80 to 90 फेमटोलीटर है, ये आपने याद करना है। ये वाइवा में भी पूछते हैं, ये ऑस्पी में भी पूछेंगे आपसे, ये गाइडन में नहीं है,
ये सिर्फ निम्स में लिखा हुआ है, आप लोग ना जो पीडीएफ मैंने शेयर किया हुआ है वहां से देख लीजिएगा। कुछ स्टूडेंट्स जी कह रहे थे कि हम लोग कहाँ से करें, तो ये आपने निम्स से करना है, और ये करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर इंडेक्स, MCHC, MCH, इनकी वैल्यू और इनका जो फॉर्मूला है ये आपने बहुत अच्छे से याद करना है। और हाँ, यहाँ पे ना निम्स में कहीं पे लिखा हुआ है कि किन कंडीशंस में इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, तो आपने ये डिजीजेस भी याद करनी है साथ साथ, क्योंकि सिनेरियो में यही आती हैं। इनकी वैल्यूज दी होंगी और आपने बताना होगा कि इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में कौन सी जो है इंक्रीज करेगी, कौन सी डिक्रीज करेगी। तो ये गाइडलाइन में नहीं है, ये आपने निम्स से जरूर करना है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट जो हमने पढ़े थे, जो फर्स्ट चैप्टर में से हम लोगों ने क्या इम्पोर्टेंट पढ़ा था, जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास था वो हमारे पास था इथ्रोपोइटिन, फर्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, ये इम्पोर्टेंट, ये छोटा सा ही है। और उसके बाद हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एनीमिया, एनीमिया बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है। एनीमिया, इसकी 4 टाइप्स हैं, इसको रट लो अच्छे से। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, तो ये पॉलीसाइथीमिया इतने इम्पोर्टेंट नहीं, बट हमारे टाइम आया था तो कर लेना। लाइक जो है ना यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। और उसके बाद ब्लड इंडिसेस, ये आपने करना है। अच्छा, ये अगर टेबल कर लें, ये कंपैरिजन टेबल जो भी है निम्स पे, हाँ, ये फिर पूरा हो जाएगा, ये काफी हो जाएगा ना? हाँ, ये काफी है, ये बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, ये हो जाएगा आपका पूरा। और ब्लड इंडिसेस, बस इससे आगे कुछ भी नहीं करना। ब्लड इंडिसेस आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये वाइवा में भी पूछेंगे, ऑस्पी में भी पूछेंगे, और फिर वो जो सिनेरियो क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी ये लिखा होता है। अच्छा, ब्लड ESR ये नहीं करना? कौन सा वाला? ESR, अच्छा, इथ्रोसाइट नहीं, वो प्रैक्टिकल है। ESR इज अ प्रैक्टिकल, इथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट नहीं, आगे कुछ भी नहीं करना, आगे प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, आगे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ब्लड इंडिसेस तक करना है और आगे नहीं जाना है, क्योंकि वो जो आगे उन्होंने प्रैक्टिकल्स मेंशन किए होते हैं तो वो आपने नहीं करने। और अच्छा, ये जो PCV है ये भी नहीं करना, या ये करना है इसका फार्मूला? नहीं, सिर्फ इसका जो है ना फॉर्मूला याद करो, और इसकी नॉर्मल वैल्यूज जो लिखी हुई है नीचे देखो जरा, मेल्स में, फीमेल्स में, इन्फेंट्स में कितना होता है, बस यहाँ से आगे नहीं जाना। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमारा कवर हो गया। अब हम लोग सेकंड पे आते हैं, ल्यूकोसाइट एंड मैक्रोफेज सिस्टम। ये है आपके सिलेबस में? ये हाँ जी, सारा ही है। अच्छा, चलो, ल्यूकोसाइट एंड मैक्रोफेज सिस्टम में हम लोग अगर चलें तो है ना, ये शुरू वाला जो है टाइप्स ऑफ WBC, डिफरेंस बिटवीन WBC, इसको रीड करना ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, स्टेजेस ऑफ, अगर आगे हम लोग चलें तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही करो इसको, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि इतने लंबे लंबे आते ही नहीं है ना पेपर में, क्योंकि 0.5, 2, 3 इतने मार्क्स का आते हैं, तो मेरे फ्लो चार्ट इतना ज्यादा नहीं आता पेपर में, सिंपल क्वेश्चंस आती हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, आगे ये जो आगे जो रोल लिखा हुआ है ना, न्यूट्रोफिल का क्या रोल होता है, यूजनोफिल, बेजोफिल, लिम्फोसाइट, ये इनका रोल आपने याद करना है। ये डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा कि न्यूट्रोफिल का क्या रोल होता है, तो जहां जहां पे आएगा ना कि न्यूट्रोफिल क्या करता है, यूजनोफिल, बेजोफिल, लिम्फोसाइट क्या करता है, तो आप ये वाला लिख दो, ये फंक्शंस लिख देना, एक दफा याद करो, और जहां जहां पे आए बस वही फंक्शंस लिखते जाना। ये वाइवा में पूछेंगे कि न्यूट्रोफिल क्या काम करता है, तो बस यही यहाँ से सुना देना। ये एक टेबल है, इसको करो तो आगे एक चैप्टर वो पूरा आपका कवर हो जाता है। तो इस टेबल को करना है, ठीक है। क्या हुआ है, ये टेबल करना है, ताकि ना मतलब वाइवा में अगर या फिर रिटर्न में आता है कि फंक्शंस बताएं, बेजोफिल क्या करता है बॉडी में, मोनोसाइट क्या करता है, मैक्रोफेज क्या करता है, ये फंक्शंस पूछते हैं, तो आप बस यहाँ से एक दफा याद कर लो और यही सुनाते जाओ। ठीक है, अब आगे आते हैं डिफेंस प्रॉपर्टीज। ठीक है, इनमें से सिर्फ आपने हेडिंग्स करनी है कि प्रॉपर्टीज कैसे वो डिफेंस करते हैं, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस कैसे, ये जो है आपने बस हेडिंग्स करनी है, मार्जिनेशन, डायपिडेसिस, एमीबॉइड मोशन, कीमोटैक्सिस, फेगोसाइटोसिस, ये आपने सिर्फ हेडिंग्स करनी है। ठीक है जी।
आगे फेगोसाइटोसिस में आ जाओ, ये बस रीड कर लो। ये फेगोसाइटोसिस बिल्कुल एफएससी वाला ही है कि क्या होता है कि वो जो एंटीजन आया बॉडी के अंदर न्यूट्रोफिल देगा, वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, सीडोपीडिया जो है वो डायरेक्शंस अपनी बना देगा और फिर उसको कैप्चर करेगा, फिर वो जो है एक चैम्बर बना देगा, फिर उसके अंदर जो लाइसोजाइम्स होते हैं एंजाइम वो इसको ब्रेक डाउन करेंगे। बिल्कुल एफएससी वाला है, इसको आपने बस रीड करना है और ना भी करो तो खैर है क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सही है, ठीक है। अब देखो जो है ना न्यूट्रोफिल आ गया ना, देखो अब आगे देखो न्यूट्रोफिल के नीचे फंक्शन देखो, ये पीछे वाले ही हैं, आप बस हेडिंग करो फेगोसाइटोसिस, कीमोटैक्सिस, प्यूरिटी फंक्शन, ये बिल्कुल पीछे जो टेबल है ना वो कर लो तो ये भी हो जाएगा। और इसकी जो नॉर्मल कंसंट्रेशन याद करना कि देखो ऊपर लिखा होगा कि कंसंट्रेशन कितनी होती है, 45 से 75% कंसंट्रेशन याद करनी है, उनके फंक्शन। ठीक है, फंक्शन पीछे से कर लो, टेबल कर लो, ये भी हो गया। अब आगे जाओ, देखो इओसिनोफिल आ गया, उसके फंक्शंस पीछे लिखे हुए टेबल में, ये हेडिंग जो है ये कर लो, हो गया। ये बहुत ही छोटा है चैप्टर। अजानी हो रही है, वेट कर लेते हैं। जी ओके। जी जी भाई, जी भाई जान, यस भाई, जाग रहे हैं जी भाई, जाग रहे हैं भाई। भाई भाई हफ्सा आप इतना प्यारा बोलती हैं, हफ्सा आप इतना प्यारा बोलती हैं, आप लोग फिर भी चुप बैठे हुए हैं सारे। यस भाई, व्हाट आर मिल, इसीलिए तो हम चुप हैं, वो बोलती रहे। भाई आराम से। ये शजील ने बड़े काम की बात की। पीछे अजानें हो रही हैं। शुक्रिया तो ये भाई बताने के लिए। आसिफ को बताया मैंने ना, जो आप दिया देखो। हफ्सा ने मीटिंग लीव कर दी थी। अच्छा यार, इन्हें बताओ कि ना एक फिरदौस मिलती है जिसमें एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी और जीए भी होती है, तीनों। वो ले लें, बड़ा फायदा होगा। एक दफा कोई भी चैप्टर है ना, जैसे ये चैप्टर 1 बता रहे थे, ये बड़ा फजूल सा एक किस्म का कि एक आपको एक दफा रीड करना, उसके बाद पॉइंट्स वगैरह ही देखने पड़ते हैं, तो वो आप फिरदौस से बाद में देख लीजिएगा, एक आधी दफा यहाँ से रीड करके। हाँ, ये जो बुक बता रहे हैं ना हाजी भाई, ये सब ने लाजमी लेनी है फिरदौस, फिजियो की, एम्ब्रियो की, और किस चीज की है? हाँ, एम्ब्रियो और हिस्टो दोनों उसमें इकट्ठी होती हैं, क्योंकि हिस्टोलॉजी का एक मेरे ख्याल से एक ऐसी क्यूएन है, और वो कोई फायदा नहीं है लईक हुसैन पढ़ने का, और ना पढ़ने होनी है प्रोफ में जाके उधर आके। ओके भाई। यस भाई, हिस्टो का नहीं समझ आ रहा है उसमें से क्या, वो लिखा भी काफी डेंस होता है, तो हाँ बिल्कुल, इसीलिए कह रहा हूँ वो फिरदौस एक ले लेना, कोई नहीं, खैर है 2 साल पढ़ लेंगे, उसका बड़ा फायदा होगा। से एक ऐसी क्यों आना है? हाँ एक ही है मेरे ख्याल से, वो भी डायग्राम ही आती है यार, वो एमसीक्यूज मेरे ख्याल से बिछाते हैं। तो फिर भाई इतना जुल्म क्यों? इतनी मोटी बुक पढ़वाती हैं फिर। हाँ जी, हाँ जी भाई। ये आपके दोस्त जो कह रहे हैं ये के लिए एम्ब्रियो और हिस्टो के लिए अलग एक बुक है? नहीं नहीं, ये हाँ, ये दोनों मिलकर उन्होंने एक ही फिरदौस बनाई हुई है। जी ठीक है। अच्छा, एम्ब्रियो और हिस्टो के लिए एक है और एक है फिजियो के लिए, आप लोगों ने वो दोनों लेनी है, एंड में वो बहुत काम आएंगे, लाजमी हर सूरत।
हाँ, ये शौकी में ही बंदा रहता है कि कर लेंगे, गाइडन ही पढ़ेंगे, आगे जाके पास पेपर भी नहीं सारे पढ़ने आते। आपका मैसेज पढ़ लिया भाई, अच्छा था। नाइस मीटिंग यू। अच्छा था, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा यार, हफ्सा किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रही। ओके फर्स्ट ईयर स्टार्ट करिए आगे। आ गई है जी। वेलकम बैक। थैंक यू। यहाँ पे ना लाइट चली गई तो उसकी वजह से थोड़ा कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ गया था। बच्चे रोने लग गए थे पीछे। आगे स्टार्ट करते हैं। फंक्शन है ना, बस कर लें, या वो टेबल है ना वहां पे लिख लें, बस वो टेबल ही कर लो तो आगे सारा आसान हो जाना है काम। ठीक है, फिर आगे मोनोसाइट्स है। तो मोनोसाइट का भी वही हाल है कि फंक्शंस जो हैं वो हेडिंग्स लिखी हुई हैं, वो याद कर लें या टेबल वाला कर लें। उसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, जिसको हम लोग मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम भी कहते हैं। तो ये आपने याद करना है कि इसके कंपोनेंट क्या हैं, कहाँ पे होते हैं। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। जी आवाज आ रही है।